स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि केमिकल का कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनकी इक्वेशंस बनती हैं, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आखिर क्या होता है। फिजिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, लेकिन सब्सटेंसेस की जो आइडेंटिटी होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। जैसे आपका पास पानी है, ठीक है, आप उसको बॉईल कर रहे हो, क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं लेकिन आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप आइज़ है, आइज़ को क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, आइडेंटिटी सेम है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है या फिर स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन सेम। आइडेंटिटी बिल्कुल सेम रहती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, उसका टेक्सचर, शेप, स्टेट सब चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग, बॉइलिंग एक्सेट्रा। अब केमिकल चेंज क्या होता है? ठीक है, केमिकल चेंज होता है कि कोई जो होता है न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, उसके एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे आप कच्चा खाना पका रहे हो, अब क्या पकने के बाद जब वो पूरा अच्छे से पक जाता है तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन के रेडी होता है। अब वापस से तो आप उसको कच्चा खाना कर नहीं सकते हो, अब वो बन गया, रेडी हो गया, नया सब्सटेंस बन गया, नया खाना बन चुका है, कच्चा खाना पक गया, तो वो क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, उसके एटम्स क्या हो गए हैं, रीअरेंज हो चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग, किसी चीज़ को आप बर्न कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, रस्टिंग कर रहे हो एक्सेट्रा, ये सब क्या हो रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहे हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा फिजिकल और केमिकल चेंज में। ठीक है, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब आपने पढ़ा पीछे कि केमिकल चेंज क्या होता है, कि केमिकल चेंज जब भी होगा तो दैट मीन्स आप बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि हमारा परमानेंट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको कुकिंग का एग्जांपल दिया, खाना पक गया, क्या हो गया, वो परमानेंट चेंज हो गया, टेम्परेरी तो नहीं था लेकिन वो परमानेंट चेंज हो गया है। तो आप क्या बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर, जब भी केमिकल चेंज होगा आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, या आप बोल सकते हो परमानेंट चेंज हुआ है। ठीक है, हैज़ टेकन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो गया, क्या हो गया, वो परमानेंट चेंज हो गया। एक्सप्लोजर ऑफ आयरन टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ये सब क्या हो गए हैं, केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है। केमिकल चेंज में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का हो सकता है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। अब आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। एक परमानेंट चेंज होता है केमिकल रिएक्शन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाउ डू वी केम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो रहा होगा और कलर में चेंज हो रहा होगा। इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं जो कि आपकी NCERT बुक में आपको गिवन है, एक्टिविटी 1.1। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के लिए हमें किस किस चीज़ों की नीड है। तो एक तो हमें बर्नर चाहिए, एक टोंग चाहिए, एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों की आपको नीड है। सबसे पहले एक्टिविटी आपको जो बुक में दे रखी है उसमें सबसे पहले यही दे रखा है कि आप जब टीचर मौजूद हो आपके लैब में तभी उनके सामने आपको परफॉर्म करनी है, बिकॉज उन्हीं को पता है कि आखिर कैसे कैसे आपको प्रोटेक्शन के लिए आई प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो वो उनके सामने ही आपको परफॉर्म करना है, आपको अकेले में जाके परफॉर्म नहीं करना है कि आप घर पे लेकर बैठ गए हो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको स्टार्टिंग में गिवन है बुक के। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने मैग्नीशियम रिबन को ना क्लीन करना होगा। हमें 2 सेंटीमीटर की लेनी होगी मैग्नीशियम रिबन और उसे सैंड पेपर से क्या करना होगा, रब करना होगा।
फिर आप उस टोंग की हेल्प से ना उसको पकड़ लोगे, पकड़ने के बाद आप उसको ऐसे बर्नर से आप जला लोगे, ठीक है, उसको जला दोगे और जितना भी ऐश इकट्ठा होगा आप उसको किस में करोगे, वॉच ग्लास में कर लोगे। अब आपको ये बताओ कि ये जो भी चीज़ें हुई तो आपको इस चीज़ से क्या चीज़ पता चली आखिर, ठीक है, आपको ये चीज़ में बतानी है। और इसमें एक चीज़ और गिवन है आपको कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइस। आपको अपनी आइस से जब आप उसको जलाओ तो अपनी आइस से आपको उसे दूर रखना है, ठीक है, बिकॉज वो आपकी आइस के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ इसके अंदर ऑब्जर्व की, हमने क्या ऑब्जर्व किया है इसके अंदर, आपने मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, ठीक है, बर्न कर दिया, कुछ ऐश निकला, व्हाइट कलर का पाउडर आपको इसके अंदर दिख रहा है, वो चीज़ इसमें निकली, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या हुआ है, देखो मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न कर दिया तो उसमें से क्या निकला, एक वाइट पाउडर में वो चेंज हो गया। अब वो वाइट पाउडर क्या था, उसने क्या चीज़ प्रोड्यूस किया है, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, क्योंकि वो मैग्नीशियम रिबन जो थी वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आया जो कि हमारी हवा में प्रेजेंट था, एयर में प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि आखिर वो कैसे चेंज हुआ है, उसका कलर चेंज हो चुका है मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। तो अब एक नया प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है और वो जो पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था ऊपर कि ये एक्टिविटी जो है इसका स्टेट भी चेंज हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब वो वाइट पाउडर में हो गया था, ठीक है, तो कलर चेंज हुआ और उसकी स्टेट भी चेंज होगी, वो एक पाउडर फॉर्म में आ गया। रिबन जो होता है वो एक वैसी सॉलिड सी फॉर्म में होता है, ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, एक पाउडर फॉर्म में हो गया, तो उसकी स्टेट भी चेंज हुई है, ठीक है जी। आपको इतना क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आया। अब हम एक और एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.3 आपको बुक में गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होगा और टेम्परेचर कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें किस किस चीज़ की नीड है, एक तो ये आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है, आपको ये टेस्ट ट्यूब चाहिए या फिर आप बोल सकते हो क्लोनिकल फ्लास्क, ठीक है, एक ही कॉक चाहिए और ये ग्लास ट्यूब आपको ऊपर दिख रहा है और ये क्लोनिकल फ्लास्क मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इन सब चीज़ों की आपको बेसिक नीड है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि कुछ हमें जिंक के ग्रैनुअल्स डाल देने हैं इसके अंदर, ठीक है, कुछ आप जिंक के इसके अंदर ग्रैनुअल्स डाल दोगे और फिर उसके बाद इसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, ठीक है। और एसिड को हमेशा केयर के साथ पकड़ना, बिकॉज एसिड है वो आपके हाथ वगैरह जला सकता है, एसिड है वो, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से आपको केयर के साथ पकड़ना है एसिड को, ठीक है। आपको एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स उसके अंदर डाल देने हैं। अब आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, अब क्या होगा, जिंक ग्रैनुअल्स के साथ क्या होगा ये आपको सबसे पहले इसमें बताना है। अब आप देखो, जब आपने ये सारी चीज़ इसके अंदर डाली, आपने ऊपर से बंद कर दिया, अंदर हो गया है H2 गैस जो है वो अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, उसकी वजह से क्या हुआ है, वो बबल्स इंडिकेट करने लग गए, यहाँ पे जो है वो बबल्स बनने लग गए, ठीक है। अब गैस का इवोल्यूशन हो गया, इन्वॉल्व हो गई गैस इसके अंदर और वो बबल्स इंडिकेट करने लग गया, ठीक है। एक तो सबसे पहले हमने जिंक ग्रैनुअल्स के साथ ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है टच द क्लोनिकल फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज होगा। अब आपको इसका टच करके देखना है, जब इसको टच करोगे ना तो ये और ज़्यादा हॉट हो गया होगा, बहुत ज़्यादा हॉटर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा ये पूरा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। अगर ये एक्टिविटी एग्जाम में आती है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आंसर मैंने यहाँ पे लिख चुकी हूँ यहाँ पे। वी ऑब्जर्व दैट द हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई जिसकी वजह से वो बबल्स इंडिकेट करने लग गया, ठीक है। ऑन टचिंग द फ्लास्क, जब हमने फ्लास्क को टच किया तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा हॉटर हो गया जब ये चीज़ हो गई उसके बाद, ठीक है। आपको चेंज इन टेम्परेचर भी आपको पता चल गया है और इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी पता चल गया कि एकदम से गैस जो है कैसे इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया है। अब हमने अब तक क्या पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कि आखिर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब बारी आ जाती है जो हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस कैसे बनती हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 ही लेंगे, जो हमारी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन रहा था, उसी एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप किसी एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे तो उसको आप बोलोगे कि केमिकल इक्वेशन है ये,
ठीक है। किसी भी डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसको किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको आप बोलोगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है। सिंपलेस्ट वे में लिखना, ठीक है, सिंपलेस्ट वे में जो फॉर्म होती है केमिकल इक्वेशन लिखने की वो होती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड की फॉर्म में एक इक्वेशन को लिखना, आप उसको बोलोगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन आप बोलोगे। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वे जो बोला जाता है ना केमिकल इक्वेशन लिखने का, उसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या है, हमारा रिएक्शन हो रहा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई थी उसके अंदर जो हमारे एयर में प्रेजेंट थी। तो दोनों क्या हो गए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बन के रेडी हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि वर्ड इक्वेशंस क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना एक शॉर्ट फॉर्म में, और सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। ठीक है जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शंस की। सिंबल्स के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम अब तक हमने यही पढ़ा है कि वर्ड इक्वेशन जो है सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि आखिर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो विच रिएक्ट, ये दोनों चीज़ क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है, अंडरगोस केमिकल चेंज, ये दोनों केमिकल चेंज के अंदर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो जिन 2 या 3 जितनी भी चीज़ों के साथ रिएक्ट हो रहा होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है, तो वो उसमें बोलते हो आप रिएक्टेंट। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म्ड हो रहा होता है नया प्रोडक्ट, उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट। मतलब एक किसी केमिकल रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट जो रेडी हो जाता है उसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। ठीक है, और रिएक्टेंट बोलते हो जो इनके बीच रिएक्शंस हो रहा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट रिटन होते हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। ये जिन भी दो चीज़ों के साथ, जैसे एक्टिविटी 1.1 में का एग्जांपल हम लेते चल रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा था, केमिकल चेंज हो रहा था, तो हमने क्या साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। सिमिलरली प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे रिटर्न होता है विद प्लस साइन बिटवीन देम। अगर इसके साथ कोई और भी प्रोडक्ट आपका रेडी हो रहा होता, कोई भी फॉर्म्ड हो रहा होता, तो आप उसमें भी आप प्लस का साइन ही उसमें आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस। अब ये जो आपको एरो दे रखा है, ये बीच में जो आपको एरो दे रखा है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो जो एरो है वो ये शो करता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, इस साइड का डायरेक्शन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है, हमने ये चीज़ सीख ली है कि केमिकल रिएक्शन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम उन केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे कैसे, अब लिखने की बात कर लेते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड more concise and useful if we use a chemical formulas instead of words. केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो तब यूज़फुल होंगी अगर हम केमिकल फॉर्मूलाज यूज़ करना स्टार्ट कर दें इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब तक हम क्या पढ़ चुके थे, वर्ड इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर उसको और सिंपल करना हो तो हम केमिकल फॉर्मूलाज याद कर लें और केमिकल फॉर्मूलाज ही लिखे एज अ केमिकल इक्वेशंस में। ठीक है जी, इतना क्लियर है। जैसे कि हम एक्टिविटी 1.1 का ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का आपको पता ही है O2 होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, MgO हो गया। ठीक है, तो एक केमिकल इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज आर कॉल्ड द स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस को अगर आप सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिखोगे तो आप उसको बोलोगे कि ये एक स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं और स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है जी, अब इसमें बोला गया है क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड हैं।
अब हम बात करने वाले हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन की। अगर वो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है तो हम उसको बैलेंस करना सीखेंगे अब। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें बैलेंस नहीं है। ठीक है, इन दिस इक्वेशन देयर इज अ 2 ऑक्सीजन एटम। इसमें आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट वाली साइड जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। अब एम जी आप देखो, सबसे पहले एम जी दोनों बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई ज़्यादा या कम नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ऑक्सीजन के 2 एटम्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड खाली एक ही एटम दे रखा है ऑक्सीजन का, तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये बैलेंस नहीं है। अगर आपको एग्जाम्स में बोला जाता है कि बताओ कि ये बैलेंस है या नहीं है और इसे बैलेंस करके भी बताओ अगर नहीं है तो आपको ऐसे करके पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब हम सीखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे करते हैं और आखिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हम क्लास 9th में क्या पढ़ चुके हैं कि मास जो है ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अगर कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मास जो है वो क्रिएट भी नहीं होगा और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। ठीक है जी। A chemical equation in which numbers of atoms of each element on the left hand side or right hand side is equal is called a balanced chemical equation। मैंने आपको अभी भी यही चीज़ बताई कि दोनों तरफ जो है एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। आप बोल सकते हो रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। उसको आप बोलते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये आपको एज अ एग्जांपल इसमें आपको गिवन है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन को सबसे पहले हम एज अ वर्ड इक्वेशन से हम किस में करेंगे, इसे सिंबल और फॉर्मूलेज की फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले जिंक का क्या होता है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया H2SO4। ऐसी जिंक सल्फेट हो गया आपका ZnSO4। हाइड्रोजन का आपको पता ही है H2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। ये सबसे पहले हमें इसमें अंदर चेक करना होगा, फिर हम कैसे कैसे बैलेंस करेंगे वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। ठीक है, देखो आप ऐसे एक बॉक्स बना लो। अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है ना कि इस इक्वेशन को आप बैलेंस करो, ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनाओ, उसके अंदर आप पूरा डिटेल में लिखो कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसमें इतने एटम्स प्रेजेंट है और इसमें इतने प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे इतने, राइट हैंड साइड पे इतने हैं। ठीक है, इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज the number of atoms ZnHSO is equal to the reactant and product side। अब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि ये दोनों ही बैलेंस है। देखो जिंक की बात करते हैं, Zn इस तरफ भी Zn सेम एटम्स हैं, H2 इस साइड है, H2 भी इस साइड ही है। ठीक है, इस साइड है, दोनों बैलेंस्ड है। SO4 इस साइड, SO4 इस साइड, दोनों बैलेंस्ड है। आप चाहे तो इसमें भी देख सकते हो Zn का एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक ही राइट हैंड साइड पर है। H जो है हाइड्रोजन जो है 2 एटम्स ही लेफ्ट हैंड साइड पर है और 2 ही राइट हैंड साइड पर। ऐसा करके आप पूरा बना के दिखा सकते हो। अगर वो बैलेंस है भी तो भी आपको ऐसे ही पेपर में दिखाना है बना के। ठीक है, अब एक इक्वेशन दी रखी है इसमें एज अ बुक में एग्जाम्पल के लिए कि आप इससे सीखो कि आप बैलेंस कैसे करते हो केमिकल इक्वेशंस को। तो वो हम देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो इसको इक्वेशन को सबसे पहले हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सभी को एज इनके आगे ना बॉक्सेस बना देंगे, इनके अराउंड बॉक्सेस बना देंगे। ठीक है, जैसे Fe के यहाँ पे बॉक्स बना दिया, H2O के यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना रहे हैं। डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, हमें इस बॉक्स के अंदर कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करनी है वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो। ठीक है, अब हमें जैसे कि पहले हमने किया था एज एग्जांपल, जो इक्वेशन हमें बैलेंस्ड दे रखी थी ऑलरेडी। अब हम इसमें देखेंगे कि सबके कितने कितने एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर, लिखते हुए चलेंगे जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए Fe इस साइड एक है
और इस साइड 3 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। इसी चीज़ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। H2O की बात करती हूँ, H2 इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, तो इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आगे बात करते हैं O की, इस साइड 1 है और इस साइड 4 है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो 2 एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ Fe एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इन दोनों को हम बैलेंस करेंगे, देखते हैं आगे कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। To find that the number of Fe and O atoms on the reactant and the product side are different, so the equation need to be balanced. इसमें भी यही चीज़ लिखी है कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे ही आपको डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो चलो हम बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमारा थर्ड स्टेप्स क्या होगा, आपको ऐसा स्टेप में लिखते हुए चलना है, ठीक है। सेलेक्ट द कंपाउंड विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो हैं वो किस में प्रेजेंट है वो आपको इसमें बताना है। देखो ऑक्सीजन में आप देखो राइट हैंड साइड पे 4 है और ऑक्सीजन पे 1 है, और Fe पे आप देख सकते हो 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे मैक्सिमम किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। आपको उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। इट में भी रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एज अ कंपाउंड एंड द ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट। तो अब आपको पता है अब क्या है, हम इसको चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है आपको 4 दे रखा है। तो अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। दे आर द 4 O एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड 1 O एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, हमने देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए हमें H2O जिसमें खाली O दे रखा है उसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा O जो है वो बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। इनिशियली क्या था हमारा, एक रिएक्टेंट साइड पे 1 था और प्रोडक्ट साइड पे 4 था, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कहाँ पे था, H2O में था और ये Fe3O4 में था। तो मैंने क्या किया, 1 को किससे इंटू कर दिया, 4 से इंटू कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। रिएक्टेंट साइड पर भी 4 हो गए और प्रोडक्ट साइड पर भी 4 हो चुके हैं, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया है। हमें ऐसे ही अब Fe को भी बैलेंस करना होगा, बिल्कुल सेम तरीके से बैलेंस करेंगे। अब हमारे पास क्या इक्वेशन रेडी हो गई है, हमें ये भी चीज़ इसमें लिखनी होगी। देखो Fe1 है इस साइड, पूरा सेम लिखना है हमें, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 लगा देना है। अब ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, जब इसको इससे इंटू करोगे 4H2O, ठीक है। ये हमने एज अ बैलेंस करके लिखा, इतना क्लियर हो गया। अब O जो है इस साइड भी 4 हो गया और O को आप 4 से इंटू करोगे तो ये भी O4 हो चुका है, ये चीज़ बैलेंस हो चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब H आप देखो यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो गया H, पहले क्या था H2 था और यहाँ पर भी H2 था। अब यहाँ पे 4 लगने की वजह से क्या हो गया है, 4 को अगर H2 से आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 8H हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 ही है, तो अब हमें इसे बैलेंस करना होगा H को भी। तो चलो अब हम सबसे पहले H को बैलेंस कर लेते हैं, फिर हम Fe को बैलेंस करेंगे। तो F एंड H आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, पिक एनी दीज एलिमेंट्स टू बी प्रोसीड फर्दर। फिर से हम मैक्सिमम चूज़ करेंगे दोनों में से। फिर अब हम हाइड्रोजन को करेंगे क्योंकि 8 एटम्स हो चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर सिर्फ 2 एटम्स बचे हैं। तो हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो चुका है 4H2 हो चुका है, हम सिंपली यहाँ पे 8 हो चुके हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इस 8 को तो चेंज करना नहीं है, हम सिंपली 4 को 2 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये दोनों चीज़ ही बैलेंस हो गई है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, उसे बैलेंस करना है। तो इसको मैंने 4 से इंटू कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, अब हमारी इक्वेशन हो जाती है Fe4H2O और यहाँ पर भी आपका 4 आ जाता है। तो ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 4 2 सा 8, तो ये H8 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है, ये भी 8 हो चुका है। चलिए अब हमारा ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है जी। अब इसमें हमें Fe बैलेंस करना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3 है। चलिए हम बैलेंस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। Fe इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, ये 5th स्टेप हो जाता है हमारा। ऐसे ऐसे हमें स्टेप्स में दिखाना होगा, ठीक है। इस साइड हमें 1 दे रखा है, इस साइड हमें 3 दे रखा है। तो सिंपली इसको 1 को इंटू कर दो 3 से, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, वेरी इजी।
ठीक है। अब लास्ट में हमारी इक्वेशन क्या रेडी हो जाती है, 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बन के रेडी हो जाती है। अब 6th स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमने दोनों चीज़ें बैलेंस तो कर दिया, अब हमें बॉक्सेस को कर देना है रिमूव। बॉक्सेस को मत भूल जाना, क्योंकि बॉक्सेस हमने लगाए थे जिससे हमें ईजी हो, जिससे हम बैलेंस कर पाएँ, ठीक है। बॉक्सेस को हमने रिमूव कर दिया तो क्या आ गया, 3Fe, सिंपली बस बॉक्सेस हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है कि पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आपको पता होना चाहिए। एज वी कंप्लीट बैलेंसिंग बाय मेकिंग द ट्रायल्स फॉर द डिफरेंट बैलेंसेस, हमने डिफरेंट ट्रायल्स लिए जिससे हम बैलेंस कर पाए किसी इक्वेशन को, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसका 7th स्टेप, अब ये स्टेप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अब इस इक्वेशन को अगर हमें और इन्फॉर्मेटिव करना हो तो आप इसकी फिजिकल स्टेट को ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप लिख सकते हो। जैसे नोटेशन एस, जैसे मैंने यहाँ पे एस जी लिख रखा है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें हमें गिवन है, एस मीन सॉलिड, एल मीन्स लिक्विड और जी फॉर गैसियस स्टेट, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें दे रखा है H2O जो कि गैसियस की स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो H2O हमें गिवन है ना, ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, स्टीम फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हमें जी लगा दिया, ठीक है। आप ऐसे और इन्फॉर्मेटिव करना हो आपको किसी इक्वेशन को तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब ये ए क्यू क्या है, ए क्यू क्या होता है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो एक्वास में, ठीक है। फिजिकल, और इसमें एक चीज़ और गिवन है आपको बुक में कि ये ध्यान से सुनिएगा, अगर फिजिकल स्टेट किसी क्वेश्चन में पूछा ना जाए, किसी भी केमिकल इक्वेशन का पूछा ना जाए तो आप वहाँ पे ना लिखें, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं होता है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव करने के लिए इसमें बुक में आपको गिवन है ये चीज़। अगर पूछा ना जाए तो आप नहीं लिखना है आपको, ठीक है जी। इतना क्लियर है। चलिए यहाँ पे ये मैं वीडियो फिनिश कर रही हूँ, जितना भी आपका बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वर्ड इक्वेशन, सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम उसको बोलेंगे स्केलेटन बैलेंसिंग इक्वेशंस, ठीक है। अगर हम उसको बैलेंस कर देंगे तो आप बोलोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसका राइटिंग हमने कि हम कैसे उस केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं, हमें सिर्फ उसे में सबसे पहले बॉक्सेस लगा देने हैं, फिर जितना जितना कम है आपको उसे इंटू कर देना है, ठीक है। सिर्फ ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ नहीं था चैप्टर में, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो आपको मेरी सारी जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।